कुछ सिखा नहीं पाएगा आपको, मतलब इन द सेंस you have to get a perspective of it. So if I know what is your perspective, it will be better for me to explain. Anyways, I'll try to sum it up what we did yesterday. But अगर आप questions मुझे पूछ पाओ, if you can ask questions, or that will tell me two things. One, कि आपको कितना समझ में आया और आपका किस तरह से आप सोच रहे हो, so then it will be better for me to handle it. Anyone, कोई भी पूछ सकता है कोई क्वेश्चंस का, जिसको कुछ भी समझ में आया वो क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसको कुछ नहीं समझ में आया तो थोड़ा प्रॉब्लम है. मैम हाँ मैम ये IFRS की मैम नीड क्यों हुई? मैम ऐसी क्या मतलब चीजें हुई जिसके वजह से इसकी नीड हुई कि मतलब हम अपनी जो ये है सिस्टम इसको थोड़ा सा इस ओके चेंज क्यों? ओके ठीक है. व्हाट इज द नीड? ओके, आई विल टॉक अबाउट इट. सी अभी सो फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में रहते हो, राइट ना? तो आप अपने हिसाब से चीजें करते हो, जितना मन जब मर्जी होती है तब उठते हो, जिस टाइप का खाना खाना होता है खाते हो, राइट? बट अगर आप किसी दूसरे के घर में जाओगे या कोई मेहमान आपके घर पे आ जाता है, राइट, यस तो मैम. हम जो है वी ट्राई टू एडजस्ट अवर सेल्फ, उनके हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं, एंड देन ओनली वी मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप. और कंपैरिजन भी होता है कि भाई देखो उनके बच्चे तो इतने बजे उठ जाते हैं, तुम लोग इतने बजे उठते हो, राइट? यस मैम. तो नीड ऑफ द न्यू स्टैंडर्ड, अगर इंडिया वाज डूइंग बिजनेस ऑन इट्स ओन, सिर्फ कंट्री में ही अपना काम कर रहा होता, एंड एक बिजनेस को दूसरे से कंपेयर करना होता, इट वुड हैव बीन इजियर कि हम तो ऐसे ही करते आए हैं और ऐसी चीजें चलती रहेंगी. पर आज के डेट में ग्लोबलाइजेशन इज द नीड ऑफ द आवर. मतलब अब तो और ऑल द मोर विद पीपल डूइंग एवरीथिंग ऑनलाइन, तो आप जो है इंडिया के लोग जाके बाहर भी बिजनेस कर सकते हैं, बाहर के लोग इंडिया में भी बिजनेस कर सकते हैं. तो एक कॉमन कोड होना चाहिए ना, जो सबको समझ में आए. जब आप यू वुड हैव एक्सपीरियंस्ड इट कि अगर आप मान लो कोई नई फ्रेंड आती है आपके ग्रुप में, और आपके फ्रेंड का कोई सीक्रेट भाषा में आप लोग बात कर रहे हो, सो यू स्टॉप डूइंग इट, बिकॉज वो थर्ड फ्रेंड को समझ नहीं आएगा ना. फिर आप ऐसी भाषा में बात करते हो जो सबको समझ में आए, राइट? तो अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स आर द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी. तो उसको लिखने का एक तरीका है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको बताता है, ICAI, हम उसके हिसाब से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखते हैं, राइट? बट जिस तरह से हम लिखते हैं, इट माइट नॉट बी द वे द एंटायर वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स इट. ठीक है, तो इसीलिए हमको फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने अकाउंट्स बनाने, so that यस मैम. we can expand, we can grow, we can understand their books, they can understand our books of account. So that is the need for adopting, not rather adopting, being flexible about the reporting standards. ओके मैम. ये reason है. Anything else? और कुछ क्वेश्चन? Ma'am, Yes. ma'am, as yesterday we were talking about the balance sheet of the companies and the banks, assets and liabilities. Correct. So, ma'am, in both cases, ma'am, assets and liabilities, ma'am, दोनों सेम होती हैं, ma'am, different होती हैं दोनों की. मतलब किस चीज में डिफरेंट? ऑब्वियसली मैम जैसे कि मैम एज मैम कंपनी में जैसे कि आप बोलती नहीं कि मैम एसेट्स विल बी सिमिलर टू लायबिलिटीज. मैम एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों अगर कंपनी की बैलेंस शीट है तो मैम दोनों सेम होगी. मैम एसेट्स जितना होगा उतना लायबिलिटी भी होगी. किसी की भी शीट हो, चाहे वो बैंक की हो या कंपनी की हो या आपकी खुद की हो, इट यस हैज टू मैम. बी सिमिलर. नो, जितना पैसा आपके पास आया है, लाइबिलिटीज क्या है? इट्स द सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड. यस मैम. राइट? आपने उस पैसे का क्या किया है?
every single penny should be accounted for. कैसे difference हो सकता है? यस मैम, है ना? 1 रुपया कम आया है तो आप वो दिखा नहीं सकते, 1 रुपया ज्यादा आया है तो वो दिखा नहीं सकते ना। तो मैम चाहे वो बैंक की हो चाहे वो कंपनी की हो, दोनों एसेट्स लायबिलिटी सेम। लायबिलिटी हमेशा सेम होती है, हमेशा सेम होनी चाहिए। लॉजिकल है ना? सोर्सेज ऑफ फंड एंड यूजेस ऑफ फंड शुड ऑलवेज बी इक्वल। यस मैम। और स्पेशली हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट जनरेशन ऑफ कैपिटल। तो ये क्या पैसा आता कहाँ से? पैसा जो है कैपिटल फॉर्मेशन से आता है ना, इन्वेस्टर्स देते हैं पैसा। अब उन्होंने पैसा दिया है आपको, आपने उस पैसे का क्या किया? यू हैव टू अकाउंट फॉर एवरी सिंगल पेनी। इसलिए आपके कोई भी किसी भी टाइप का बिजनेस हो, चाहे बैंकिंग बिजनेस हो या नॉन बैंकिंग बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, assets and liabilities will always be the same. Equal. Okay, ma'am. Equal will be always be the will be equal, not same. मतलब obviously sources of fund can be different, uses can be different, but they have to be equal. Okay, ma'am. Okay, anything else? मैम yes मैम ये बताइए कि बैलेंस शीट में क्या प्रॉफिट लॉस को भी मतलब कि डिस्प्ले करते हैं मैम? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अलग बनेगा, पर बैलेंस शीट में आपका प्रॉफिट ऑब्वियसली दिखाया जाएगा ना। जो भी प्रॉफिट होगा यू कैन नॉट लीव इट, यू हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड। यस मैम। इट विल बी अ पार्ट मैम ऑफ जैसे आपने बताया था कल कि ये मान लीजिए कि हम ईयरली बैलेंस शीट अपनी प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें मैम प्रॉफिट कैसे दिखाएंगे अगर प्रॉफिट है तो, और लॉस कैसे दिखाएंगे अगर लॉस है तो? मैम वो मतलब कि लायबिलिटी है या एसेट से, क्या किस तरह से जाएगा, कहाँ पर जाएगा एंट्री में? प्रॉफिट हमेशा लायबिलिटी में जाता है, क्योंकि वो बिजनेस का फंड नहीं है, वो पैसा है जो जिन्होंने लगाया है ना, इन्वेस्टर्स का पैसा है। तो जो भी प्रॉफिट आपका बचता है आप उसको अपने रिटेन अर्निंग में ऐड कर देते हो। अगर आपको याद हो, हमने जो बैलेंस शीट देखा था उसमें एक कॉलम था रिटेन अर्निंग या प्रॉफिट बॉट फॉरवर्ड। यू शो इट एज लायबिलिटी इन योर बिजनेस। मैम ये लायबिलिटी कैसे होगा प्रॉफिट, थोड़ा एक बार एक्सप्लेन। क्योंकि लायबिलिटी इज अ सोर्स ऑफ फंड ना, सिर्फ ये मत सोचो कि लायबिलिटी इज समथिंग व्हिच यू हैव टू पे। मैम इट्स लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे ऑनर। यस मैम यस मैम जो रिटेन अर्निंग होती है वो मैम जैसे शेयर होल्डर्स हैं तो उनको कोई प्रॉफिट हुआ है कंपनी का, तो उसको जो निकालने के बाद प्रॉफिट उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बचता है, हाँ वही करेक्ट तो करेक्ट होता है। करेक्ट। हाँ मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना आप? यस मैम। हाँ, तो क्या क्वेश्चन है आपका इसमें, आप क्या पूछना चाह रहे हो? मैम यही क्लियर करना था कि मतलब ये चीज है या नहीं। हाँ, डिविडेंड पे करने के बाद ही ना। एनीथिंग एल्स? थोड़ा सा आप लोग पढ़ के पूछोगे ना तो इट विल बी बेटर, आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन, क्योंकि यू नो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू इट, सो आई डू नॉट नो कि आपको क्या समझ में आ रहा है या क्या समझ नहीं आ रहा है। मैम सो इफ यू या मैम डिसएडवांटेज में एक चीज दी हुई है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस गेन अ थिंग ऑफ पास्ट। मैम इस चीज का मतलब क्या हुआ? ओके मैम इसमें बाय अडॉप्टिंग this thing, the new Indian accounting standard, extraordinary loss and profit are loss gain a thing of past. profit
Aura think of, just give me a moment, let me think, I'll just let you know. 2 minute दे दीजिए. हाँ. Okay. Anything other, any other question? No मैम ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है मुझे. Okay. Okay, but by the time now, दिस थिंग आपको बेसिक चीज जो समझ में आनी चाहिए किसी भी बैलेंस शीट में है कि हमारी लायबिलिटी क्या है और हमारे एसेट्स क्या है. ठीक है, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो ठीक है, यू नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर समथिंग व्हिच यू हैव टू बी फॉलोड फॉर मेकिंग द अकाउंट्स. हाँ, वो आपका एक्चुअली अगर आप देखो तो आपका ज्यूरिडिक्शन नहीं है क्योंकि आप सीए नहीं हो. ठीक है, तो वो आपका ज्यूरिडिक्शन नहीं है. बट हाँ, अगर किसी आप कंपनी को अगर आप लोन देने की बात कर रहे हो या किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की बात कर रहे हो तो यू शुड बी अवेयर ऑफ हाउ टू रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर नहीं समझ में आए दैट इज ओके. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, like extraordinary gains and losses are a thing of a past. तो पहले क्या होता था कि extraordinary gains और losses क्या है, वो कंपनी का हर दिन का काम नहीं है. they were infrequent कि हर बार तो आपको extraordinary profit या extraordinary gain नहीं होगा, right? तो ये कभी कभी होगा. तो you know that has to be mentioned separately. It will not be a part of your balance sheet. So जो as per new accounting standard, ये जो आपके extraordinary item है, that will be have to be mentioned separately rather than being a part of your balance sheet. That is what it is. Okay, ma'am. Anything else? Anything else you want to ask? So see, to just give you comfort, अगर आपको जो है बैलेंस शीट के आइटम समझ में आ गए हैं, ओके, एसेट और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया है. Yes, ma'am. So it is good as of now. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा आई कैन अंडरस्टैंड बहुत टेक्निकल है एंड इट इज आउट ऑफ पर्व्यू ऑफ अ बैंकर. यू नो बैंकर को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब यू नो ही माइट बी अवेयर ऑफ इट, पर बहुत ज्यादा अच्छे से आने का कोई सेंस इन द सेंस कि नॉट रिक्वायरमेंट नहीं है, पर इतना पता होना चाहिए कि समथिंग हैव टू बी अकाउंटेड एज पर सम स्टैंडर्ड. सो दैट इज व्हाट इज इट इज इम्पोर्टेंट. सो इफ वी आर looking to be bankers, we have to understand the balance sheet and have to understand that there are some standards for making that balance sheet. To understand a balance sheet, तो हमको बैलेंस शीट बनानी नहीं है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको ये बैलेंस शीट बनानी है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस इसलिए है कि हमको इसका मतलब समझ में आना चाहिए एंड वी शुड बी एबल टू एनालाइज. अगर आप इसका यू नो इफ यू लुक एट द टॉपिक, इट सेज रीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. It says reading financial statement. So as a banker, we should be able to read the financial statement and make sense out of it. ठीक है, that has कि उनके assets कैसे utilized हैं और liabilities क्या क्या हैं. So we should be comfortable with that. मैम ये एक सिस्टम है कि मतलब बैलेंस शीट वगैरह उनको एक प्रॉपर वे में कैसे क्रिएट करें और सारा मतलब हैंडल कैसे करें, ये सारी चीजें. हाँ राइट. क्योंकि कंसिस्टेंसी के लिए मतलब कंपैरिजन के लिए आपको एवरीबॉडी हैज टू डू द सेम थिंग, नहीं तो आप कंपेयर कैसे करोगे. यस मैम. जैसे आपको बोर्ड के मार्क्स बताता है तो आप सबसे पहले पूछते हो कौन सा बोर्ड है, क्योंकि यूपी बोर्ड है तो उसका वैल्यूएशन अलग है, सीबीएसई है तो उसका वैल्यूएशन अलग है, आईसीएसई है तो उसका वैल्यूएशन अलग है. तो इसके लिए हर चीज एक स्टैंडर्डाइज कर दी गई है. स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है तो आपको इस तरह से डिस्प्ले करनी है, दूसरी इंफॉर्मेशन आपको इस तरह से डिस्प्ले करनी है. ये आपका
प्रोसेस है, इसको आप इनकम मान सकते हो, इसको आप इनकम नहीं मान सकते हो, एसेट का फेयर वैल्यूएशन होना है. सो दिस इज व्हाट इट इज. स्टैंडर्ड्स मतलब इट इज द norm which you should follow to make the books of account. That is what it is. तो उसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है अगर नहीं समझ में आया. एक्चुअली समझने वाली कोई चीज है नहीं. It just talks about what is the benefit of using new accounting standards and how it is different from the existing. Main thing, that is what main thing is ki what is advantage and what is disadvantage of the new financial system. Yeah, financial not system, standards. ये तो कल तक हमने यहाँ पे देखा था. तो कोई पूछ रहा था ना अभी कि क्या फायदा है. So the benefit somebody was asking. So Indian companies increasing have a global footprint, so they will have to account as per the international financial reporting standard. Many countries your screen is not visible. Oh, I'm sorry. I did not share it. I'm sorry. My bad. Can you see it now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is required for global expansion plan, merger and acquisition, for doing business in another country, for comparison, so this you can see the benefit of using the new standards here. So Indian companies increasingly have global footprint. Many countries require a permit IFRS for statutory reporting purposes. Countries also incorporated IFS into local accounting standard. Obviously, it is a challenge. Any kind of change is a challenge for Indian multinational companies to consolidate, monitor financial statement in different standard. So they can now monitor it in the same standard, and it will allow better comparison. So Indian companies increasingly have foreign shareholders. So they need this information in either US GAAP or in IFRS. And they also need the management information. So this will help them understand, make sense of the information you are giving them. So so we have seen that Indian accounting standard has been conversed with the IFRS. It is not exactly that we are following IFRS. We have taken some standards and we have tried to suit it as per the Indian accounting standard. अब उसमें कुछ deferment है, कुछ carve out है. Okay. So deferment क्या है कि अभी नहीं करना है हमको. Defer is doing later. So there are certain things which you don't need to do now. We can do it later. Okay. So so IFRS deferred by MCA. MCA is Ministry of Corporate Affairs, which is responsible for the working of the company, and especially because you know the money of investors has been used, so they take care of the working of the company. So Ministry of Corporate Affairs has deferred accounting standards in construction of contract, leases, exploration for evaluation of mineral resource. Okay, so has and they have carved out, means taken, which is the effect of changes in foreign exchange rates, investments in associates, financial instruments presentation, financial instruments recognition and measurement, business orientation, business combination, first time adoption of Indian accounting standards. Then carve out for specific industries. So for 1 minute. Revenue, construction contracts, rate regulated entities. So basically it means like the IFRS has not been taken completely. There are certain things which have been taken out and certain things which have been deferred.
So they also talk about the presentation of financial statement, statement of cash flow, accounting policies, employee benefits, accounting of government grants and disclosures, effect of changes in foreign exchange rates, then related party details, consolidated and separate financial statement, financial reported of hyperinflationary economies, earning per share, interim financial reporting, interim property, first time adoption of Indian accounting standards. So basically, what changes people have to make in their books of accounts after adoption of Indian accounting standards. Ma'am, However, yeah. ma'am, what are leases? Leases मतलब when you are giving your resource to somebody to use. Lease कहते हैं ना घर लीज पे दिया हुआ है. And for a definite time Yes. period. Yeah. Okay, ma'am. Is leasing. However, your new accounting standard would have no impact on equity. Equity अभी तक समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. Equity क्या है? Equity क्या है? मैम ओन कैपिटल, Own capital. Asset है या liability है? मैम लायबिलिटी, Liability है, because it is the money is the source of fund, and in case of finding up, you will have to return this money to the investors. Okay, so it does not have any material impact on total assets, tangible asset, borrowing, revenue, and PAT is profit after tax. However, it has a severe impact on intangible. So Indian accounting standards are intended to reflect the underlying economic of different transaction events and nature and complexities of entire operations. So the new accounting standard aims at consolidation of various businesses, various accounts, joint arrangements, more disclosure, and fair value measurement. So we have seen fair value measurement. That is means the historic cost will not have an effect. You have to value the asset based on the fair market price. So we see that using this, there is people do it. So general adherence observed. That means people prepare their accounts as per the newer accounting standard. Improve quality and comprehensive of disclosures, and greater focus on material adjustment. So they are making the accounting more transparent now. So there are more disclosures. So now the books are prepared as per fair value measurement. Also analysis of financial risk. Then technique of measuring impairment loss. मतलब कि how you measure the possible loss in accounting. So this is like Ma'am, impairment loss means possible loss. Possible loss, yes. So मतलब बैंक के लिए ये बहुत हाई होगा. So ECL is expected credit losses. अब creditors कौन है? मतलब business के business अगर creditor है तो debtor कौन होगा? जिससे कंपनी ने उधार लिया है. Okay, so that also should be reported. Okay, so technique to measurement impairment loss. तो जो भी आपका see for banks it will affect a lot. But जैसे कल हमने देखा था for other businesses ये जो NPAs होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं. The volume of NPAs for any other business
is not very high. Okay, so for them it might not be substantial, but for a bank or for a financial institution, this is very important. So there is a technique of measurement of impairment loss or expected credit loss. So here you can improve. फिर आपकी borrowing कितनी है? अगर borrowing ज्यादा होगी तो it makes the company less stable. So you can work on that. And revenue means your income, and profit after tax. Revenue आपका gross income मान लीजिए, और PAT is after you have paid the tax. However, the observation is style, structure, location of disclosure need a review by the management. Indian Accounting Standard notified not yet effective. Identified disclosed changes but not quantified the impact. तो अभी इसके changes देखने को नहीं मिले. So दो चीजें हैं. Quantitative has to do with numbers. Qualitative has to do with quality. Okay, तो ये तो numbers disclose करने में there is a adherence, that means people are doing it. Qualitative still needs to be worked on. So what is the industry feelings about the new accounting standard? Okay, so industry means जो companies है उनको तो accounts बनाने, how do they feel? They have to do it. भी budget आता है ना, तो पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है बजट में क्या होगा, या यूजुअली हाउसवाइफ से पूछते हैं कि आपको लगता है क्या लगता है बजट से होगा. ओके, तो इंडस्ट्री को क्या लगता है? इंडस्ट्री थिंक्स दैट इट्स अ रोबस्ट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, मतलब ये अच्छा है, मतलब इट इज स्ट्रॉन्गर देन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, एंड इट विल गिव देम एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट. सो यही हम बार बार कह रहे हैं ना कि IFRS इसलिए जरूरी है कि इट विल हेल्प पीपल abroad also, people not based out of our country, to understand our accounting, and that will help us raise capital from abroad. So they will give us access to global capital market. मतलब जब हमारे लोग accounts ही नहीं समझ में आएंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि हमारी कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है, how will they invest in us? But if we have accounts maintained as per the IFRS, it will give us access to the global capital market. We can go abroad also and borrow and raise capital. However, the benefit would be seen after 2 years of adoption. There is improved quality. So there's transparency, मतलब disclosures बहुत है. जितने disclosures होंगे उतनी ज़्यादा transparency होगी. Understandability, comparability of Indian Accounting Standard compliant financial statement. So Indian Accounting Standard carve out regarding option to use previous GAAP amount carrying of property, plant and equipment as deemed cost for Indian Accounting Standard 16 is a major challenge in asserting equivalence of Indian Accounting Standard and IFRS financials. So यहाँ पे plant और equipment की cost क्योंकि हमको fair value market लेना है, so that might be a challenge. Industry also wants carve out to be removed immediately. It will also help in corporate governance and control process. So that is what the industry thinks in the long run, it will help them, it will be beneficial for them. The new accounting standard will be beneficial for them. Okay. तो अब अकाउंट्स बनाते कैसे हैं? Okay, so we've been seeing कि हाँ अकाउंट बनाने के लिए हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए, पर अकाउंट्स बनाते कैसे हैं? Okay. तो अकाउंट में क्या है? Anything which has a financial impact has to be noted. That's a transaction. Okay. तो ट्रांजैक्शन की एंट्री हमें करनी होती है. तो हमारे पास इसके लिए दो बुक्स होती है. एक होती है जर्नल. जर्नल इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री. So books of prime entry is journal and subsidiary books. फिर journal और subsidiary books से निकाल के हम ledger में post करते हैं. Ledger is also known as the books of secondary entry. अब ये जो है this is an ongoing process. जब भी कोई transaction हुआ हम उसको journal में post जो journal में लिखते हैं और ledger में update करते हैं.
However, when we have to prepare the final books of accounts, we have to take the information from the from the journal and from the ledger and the journal and make a trial balance. Trial का मतलब क्या है? Trial का मतलब temporary or something which you are working on. जैसे बोलते हैं ना सूट का ट्रायल देने जाना है. So trial is something which is not permanent or something which is which you have to work on. So उससे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं just to see whether हमारा ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि your assets and liabilities should tally. So trial balance is just a test whether it is happening or not happening, because then you'll have to make the adjustment. अगर यहाँ पे कुछ छूट गया होगा, for example, so your trial balance would not tally. So trial balance is not the final thing. Trial balance is just a test or a formal examination to see whether your books are tallying. Okay. After your trial balance tallies, then you make the final accounts, which is the profit and loss and the balance sheet. Okay. So profit and loss and balance sheet are made as on a particular day, whereas journal and ledger have keep on it is recorded on a daily basis. As and when the transaction happens, it is recorded. और ज्यादातर बिजनेस में अब ये it is recorded automatically, like using technology. So journal is also known as the book of original entry for all transaction. It is the first book of entry. It records a transaction as and when they occur. Then ledger, that's the final resting for all transaction. Trial balance is prepared from the account balances in the ledger. Then इसके साथ कई businesses cash या bank book भी maintain करते हैं. इसमें they record all the cash and bank transaction. So this is book, again it's a book of original entry and final entry, and all cash and bank transactions records the cash and bank transaction as and when. मैम ये सब जो बैंक में मोस्टली पासबुक चलती है उससे रिलेटेड है? नहीं, वो डिफरेंट है. पासबुक से नहीं रिलेटेड है. पासबुक तो आपका कस्टमर का रिकॉर्ड है ना, ये बैंक का रिकॉर्ड है. तो आपने देखा होगा बैंक जब आप कैश विड्रॉ करने जाते हैं तो जो आपके सामने कैशियर बैठा होता है वो तुरंत का तुरंत सिस्टम में कुछ करता है. यस मैम. उसके बिना आपको पैसे नहीं देता है. यस मैम. राइट. उस टाइम वो ये अपडेट कर रहा है. तो ये सब अब यूजिंग सिस्टम होता है, बट जो कैशियर जब अपडेट कर रहा होता है वो यही अपडेट कर रहा होता है. तो अपने ट्रांजैक्शन किया, दैट इज. हाँ, किसी बिजनेस के लिए है ना, किसी बिजनेस के लिए पासबुक कैन बी अ कैश और कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन. किसी बिजनेस के लिए, तो फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है, उसने बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट किया, बैंक से चेक इशू किया, तो वो सब उसके पासबुक में रहेगा. यस मैम. इट कैन बी तो बिजनेस का जो कैश पासबुक है वो उसके लिए ये बुक हो सकता है. करेक्ट. इफ इट इज ही इज रूटिंग ऑल द ट्रांजैक्शन टू द बैंक. द डिफरेंस इज कि इसमें सारे कैश ट्रांजैक्शन होंगे इवन इफ इट इज नॉट रूटेड थ्रू द बैंक. So that bank passbook can be a part of this. So yes, it records the cash and bank transaction as and when they occur. तो इसमें बैंक ट्रांजैक्शन होगा, पासबुक में कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा अगर वो कैश आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है. Then you have the ledger. It's a collection of group of accounts that support the item shown in the major financial statement. So you have to pick up the transaction from the journal. So a ledger is built up by posting transaction recorded in the journal. So for example, आपका कोई transaction हुआ. So for example, आपका raw material आया, ठीक है, अभी आपने कैश वैश कुछ पे नहीं किया है, तो आपने जर्नल में ट्रांजैक्शन लिखा कि रॉ मटेरियल रिसीट. अब रॉ मटेरियल कहाँ से आया है? आपके सप्लायर से आया है. तो सप्लायर के लेजर में जाके आपको अपडेट करना पड़ेगा कि उसका ये पैसा अभी बकाया है, ये हमने दिया नहीं है. तो द डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर इज कि जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन इररिस्पेक्टिव नोट होते हैं
और फिर जनरल से उठा के रिस्पेक्टिव लेजर में रखे जाते हैं। तो लेजर आपका रिलेटेड टू द अकाउंट्स होगा। सो फॉर एग्जांपल आप वेंडर्स का अलग लेजर रखोगे, डिस्ट्रीब्यूटर का अलग लेजर रखोगे, असेट्स का अलग लेजर रखोगे, है ना। सो जनरल से उठा के फिर आप लेजर में पोस्ट करते हो। So the general ledger can be supported by one or more subsidiary ledger that provide details for accounts in the general ledger. मैम हाँ, या मैम इसको एक बार दोबारा बता दीजिए। अच्छा, तो दो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं, मतलब पहले मैनुअली मेंटेन होते थे, अब जो है ऑब्वियसली कंप्यूटर में मेंटेन होते हैं। तो दो चीजें, एक को कहते हैं हम जर्नल, जर्नल को हम बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि जर्नल रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द अकाउंट्स। जर्नल इज मेंटेन फॉर ऑल ट्रांजैक्शन। फिर जनरल से जो है उठा के ट्रांजैक्शन you will post it in the ledger. So general is a subsidiary book of account. It is used for recording transaction. जो भी transaction हुआ उसको भी आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, राइट। So accounting is not only about recording, it is also about classifying. तो journal में आप रिकॉर्डिंग करते हैं, ledger में आप classify करते हैं. So ledger is used for classifying transaction. क्लासिफाई करते हैं कि वो अकाउंट मतलब पेबल है, रिसीवेबल। हाँ, राइट, हाँ, या राइट। So or journal is the book of primary entry which helps you in making the ledger. हाँ, क्या मैम लेजर एक प्रकार से ये भी तो हो सकता है कि मतलब इसमें जिसमें अकाउंट्स की मतलब कि मेंटेन करते हैं, मतलब अकाउंटिंग मेंटेन भी करते हैं, जिसमें मतलब खाता वही कहते हैं। हाँ, जर्नल तो वो होगा ना जो मतलब जिसमें हम प्राइमरी एंट्री कर लेते हैं कि हाँ हमने इतना माल दिया, इतना माल लिया, और उसके बाद उसको लेजर में चढ़ाते हैं कि मतलब किस पार्टी को या किसको मतलब कितना पैसा लेना है देना। करेक्ट, करेक्ट। ओके। सो जर्नल में आप जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको डेट वाइज लिखते जाते हैं, और जनरल को डिपेंडिंग ऑन द अकाउंट ऑफ द नेचर ऑफ द अकाउंट उस तरह से अपडेट करते हैं। और आपको ना जर्नल में कुछ पता नहीं होता है कि कितना पैसा आपके पास आया, कितना पैसा गया, मतलब, बट लेजर में ये आपको पता चलता है। सो यू नो कि किसी अकाउंट का क्या स्टेटस है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कहीं से सामान आया मेरे पास, ठीक है, तो मैंने इसमें लेजर में चढ़ा दिया कि क्रेडिट दिस पर्सन ना, उसके बाद मैंने उसको पैसा पे कर दिया। सो अगेन आई विल हैव टू गो एंड अपडेट माय लेजर saying that this account is zero now. तो when I pick up this ledger मुझे पता होगा इसका कोई पैसा बकाया नहीं है। जर्नल में तो मैंने सिर्फ लिखा होगा कि हाँ ये इतना आया, ये आया, फिर उसके बाद बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे, उसके बाद जाके कहीं मैंने लिखा होगा कि हाँ आई पेड कैश फॉर दिस, तो उसको टैली करना बड़ा मुश्किल होता है। जनरल में सब आप जो कुछ भी कर रहे हो वो जनरल में लिखते रहते हो, और जनरल से उठा के आप उसको लेजर में लिखते हो, जिससे यू नो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट अकाउंट। एंड फिर जनरल लेजर इज यूज्ड फॉर मेकिंग या मैम लेजर को इंडेक्स वाइज भी मेंटेन करते हैं ना? हाँ, इंडेक्स वाइज ही मेंटेन करना पड़ेगा ना, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। और अगर वैसे देखो ना, अभी आई हैव नेवर मेंटेन्ड फिजिकल लेजर देखा नहीं है। बैंक में तो सब चीज कंप्यूटर पे मेंटेन होती है। सो फिजिकल लेजर देखा है। हाँ, मैंने नहीं देखा फिजिकल अधिकतर लेजर। में बड़े जो मतलब जैसे जो क्या कहते हैं बल्क वाले होते हैं दुकानदार, उनके क्या होता है। करेक्ट। ओके, सो बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में फिजिकल जर्नल और फिजिकल लेजर मेंटेन करना स्पेशली बैंक्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इतने ट्रांजैक्शंस होते हैं। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसी हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। तो हमारा जो बाकी जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, where we prepare the trial balance and subsequently the balance sheet and income statement,
are derived from the general ledger. You can't do it from the journal. ये आपको ledger से ही करना पड़ेगा. See, each account in general ledger consists of one or more pages. The general ledger is where posting to the account occurs. So posting is the process of recording amounts as credit, debit or debit. So यही मैंने आपको बताया कि जनरल में आप सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हो, और सॉरी जर्नल में आप सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हो, लेजर में आप उसको क्लासिफाई करते हो कि वो क्रेडिट है कि डेबिट है. So you can also have additional column to write to hold a running activity total. तो जर्नल में आपका डेट होता है, डिस्क्रिप्शन होता है और बैलेंस ऑफ टोटल अमाउंट फॉर ईच अकाउंट होता है. General ledger can be into 5 main categories: liabilities, assets, expenses, revenue, and owner's equity. Then from this information is drawn to prepare the trial balance. Trial balance is a summarized statement for extracting the debit and credit balance as on a particular date. And as a rule, the debit should always be equal to credit. However, it does not check the authenticity of the transaction. And trial balance is as on a particular date only. It would change the next day. Because अगर और transaction हो गए तो आपका trial balance change हो जाएगा, debit और credit change हो जाएगा. So the statement is true as on a particular date only. Okay. Now, in India or in banks also, we have a double entry bookkeeping system. Double entry का मतलब क्या है? For every debit, there has to be a corresponding credit. So if you remember, जब हम लोग सुंदरेशन नरेंद्रन का अकाउंटिंग देख रहे थे, तो हर ट्रांजैक्शन का 2 पार्ट था. एक जगह से डेबिट होगा, एक जगह से क्रेडिट होगा. That is what a double entry bookkeeping system means. So a system of bookkeeping so named because every entry to an account requires a corresponding and opposite entry to a different account. So Hamesha, your debit and credit, there has to be a debit and credit for every transaction. If it is not, then obviously your debit and credit would not tally. So जो हमने देखा अभी कि your debit and credit should always tally because every debit has to have a corresponding credit. अगर नहीं है तो problem है, right? So all your debits will have a equal and corresponding credit. So that is the double entry bookkeeping system. So present day bookkeeping and accounting works on double bookkeeping system. Efforts in at least 2 different accounts. And this you have seen when we were trying to prepare Narendra account and subsequently company का भी account देखा था. तो हमने देखा कि कभी भी कोई transaction एक जगह पे नहीं होगा. It will affect 2 different accounts. So affect at least 2 different accounts. It can affect more, but at least 2 accounts. Then assets will always be equal to liabilities plus equity. और जो हमारा रिटेन प्रॉफिट होता है वो किसका पैसा है? रिटेन प्रॉफिट किसका पैसा है? हेलो, इन्वेस्टर्स का. इन्वेस्टर्स का पैसा है, तो इट विल गो बैक टू इक्विटी. नो, इट विल गो बैक टू इक्विटी. तो आप लोग का ये क्वेश्चन बार बार आता है कि वो तो एसेट है ना, पैसा मेरा है तो मेरा एसेट होना चाहिए, बट एक्चुअली देखो तो कंपनी का नहीं है ना वो पैसा. इट डजंट बिलोंग टू द कंपनी, इट बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. देयरफॉर प्रॉफिट is added to the equity. या रिजर्व में दिखा देते हैं उसको. तो जो भी प्रॉफिट होता है साल का वो यहाँ पे चला जाता है. Your debit and credit will always be equal. And that is how you prepare the financial statement. So यहाँ पे अगर आप कोई नॉर्मल ट्रांजैक्शन भी ले लो, तो अगर कोई हाँ या मैम ये जो लिखा हुआ है ना कि इट इफेक्ट एटलीस्ट 2 different accounts. Yes.
तो मैम यस, हाँ, तो इसमें प्रोबेबिलिटी 2 से ज्यादा की भी हो सकती है मैम, वो कौन सा बिल्कुल हो केस होगा, सकती है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी 2 कैसे? से ज्यादा की भी हो सकती है। कल हमने देखा भी था। सो फॉर एग्जाम्पल, ओके, नाउ जो नरेंद्र वाला अकाउंट था उसमें हमने देखा कि उसने जो है 2000 का सामान क्रेडिट पे दिया। तो किस अकाउंट में आप इसको लिखेंगे? 2000 का अकाउंट मैम पेबल। अकाउंट रिसीवेबल ना, पेबल नहीं, 2000 यस, का उसने बेचा सामान, ठीक है। ओके मैम, ओके ओके, तो आप उसको लिखेंगे अकाउंट पेबल में लिखेंगे। यू कैन सी दिस व्हाइट बोर्ड ना, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है यस आपको? मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ, ठीक है, अकाउंट पेबल, ठीक है। अब उसमें से 2000 में से जो है, अगर कुछ कैश आ गया है, ओके, यस मैम, 7000 कैश आ गया है, ओके, तो बाकी आपका फिर 1300 बचा, तो उसकी अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी ना कहीं। सो यार देयर बी मोर देन 2 यस मैम, अकाउंट्स, राइट? तो अ ओके ट्रांजैक्शन मैम, can have the thing is that your amount should be debit and credit amount should be always equal. Debit and credit यस amount should be equal. Number of debit and credit can be different. So another example I can give you relating to cash. So cash, अगर आप बैंक में कैश सॉरी डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, फॉर एग्जांपल सबने बनवाया होगा डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट में आपको कुछ फीस भी देनी पड़ती है ना, डिमांड ड्राफ्ट की फीस देनी यस पड़ती है कि नहीं मैम, देनी पड़ती है? देनी पड़ती है ना, यस मैम, ठीक है। तो उसमें जो है आपका अकाउंट जो है, मान लीजिए आप 1000 का ड्राफ्ट बना रहे हो, 50 रुपया फीस है, तो आपका अकाउंट तो यस मैम, 1050 से डेबिट होगा, पर इसमें से 50 रुपया यस दूसरे मैम, अकाउंट में जाएगा और 1000 रुपया दूसरे अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक में डेबिट है और 2 में क्रेडिट है, पर अमाउंट इज ऑलवेज द सेम। सो व्हेन वी यस से मैम, डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट, दैट मीन जितना अमाउंट डेबिट हुआ है उतना ही अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। नंबर ऑफ डेबिट मैं ट्रांजैक्शन एंड नंबर ऑफ क्रेडिट हाँ, ट्रांजैक्शंस कैन बी डिफरेंट, राइट? ओके मैम, ठीक ओके है, मैम, अब इसी केस में ले लो। सो आप जो है मैकडॉनल्ड जा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपने जो है, यू आर अ बायर, यू गिविंग, सो आपने पैसा दिया और आपको एक ड्रिंक मिल गया, ठीक है। ओके मैम, तो डेबिट तो यही हुआ और आपका क्रेडिट ड्रिंक हुआ, बट अगर आपको बर्गर भी लेना है तो डेबिट तो यही अकाउंट होगा ना, पर क्रेडिट तो हो जाएंगे, एक ड्रिंक और एक यस बर्गर, मैम, राइट? तो बट द अमाउंट हैज टू बी सेम, so that is the concept. So number of transactions can be different, but the amount of debit and credit has to be equal. ओके मैम, Yeah, that is the thing. So accounting is not only about recording, it is about classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transaction of business for the benefit of management and those parties who are interested in business. Yeah. So आप रिकॉर्डिंग करते हो जर्नल में, फिर क्लासिफाई करते हो लेजर में, फिर समराइज करते हो इन योर ट्रायल बैलेंस, एंड देन you prepare the balance sheet and profit and loss so people can analyze how your business is working. Or accounting, as we have seen, is a requirement also by the government, so it's a statutory requirement. Also it records, it's a systematic, it's a of complete picture, कहाँ से पैसा, कहाँ पैसा गया, इस यूटिलाइज हुआ, एवरीथिंग इज इन द अकाउंटिंग, एंड अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज. सो अनदर रीजन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज में जितनी एम्बिग्विटी कम होगी, जब हम बोलते हैं ना गुड कम्युनिकेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट गुड कम्युनिकेशन, सो कम्युनिकेशन हैज टू बी as simple as possible to make for everybody to understand. So accounting में भी है, right? So accounting as a business language has to be standardized.
So need for accounting, because your accounting will tell how well you have used your fund. So how well the organization is performed. It is also talk about the profit and loss, and where does the organization stand, and they will know it through the balance sheet. Now ये किस किस को जरूरत होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट किस किस के लिए जरूरी हो सकता है? जो हम बैलेंस शीट बताते हैं, जो इट टेल्स अस हाउ द बिजनेस हैज बीन डूइंग, who will use it? Who all can use it? Investors. Good. Yes. So investors will know how their money is being used. Then who else will use this books of accounts? मैम अगर बिजनेस के लिए लोन लेने जा रहे हैं तो बैंक्स. करेक्ट, बैंकर्स को चाहिए होगा. गुड. Then your management will also know. Management को भी चाहिए होगा ना कि वो रोज तो मतलब they're not involved in day and day working, but to know what is happening, they will need the books of account. Yes, ma'am. Also, it's a statutory requirement. Yeah. So it is needed by many people and prospective investors also. So management would want to know efficiency of the capital deployed and the compliance and others. Then investors will want to know what is their risk adjusted and returns, capital structure, future plans. Then auditors will verify record verifiability and alignment with good practices. और auditors का ये काम होगा कि do check whether it has been, if the books of account are prepared as per the accounting standards. Regulator and tax agencies will need it. So tax compliance and ensuring negation of cascading systematic threat. मतलब ऐसा कोई threat तो नहीं है. शायद मैंने आप लोग को सत्यम के बारे में पढ़ने के लिए बोला था, तो सत्यम में यही प्रॉब्लम हो गया था कि the books of accounts were not properly audited, and there was a threat that the business went into loss. So before, prevention is better than cure. So by the books of accounts, people can know if there is something wrong with the business. Then analyst and advisory firms will want to check the book of accounts to know whether what is the prospect of growth, should people invest in it. So the growth, the return on investment, stability, sustainable practices, management structure, etc., and other market participants. So even students might need it for some research. So आप किसी company में काम करने जा रहे हैं, so you would, or even employees would want to know how the company is doing. So books of accounts are used by many people. So there will be internal users and external users for balance sheets. Internal users would want to know, can we afford to give employees pay raises this year? So when can the company be able to go give raises to people? When they have enough profit. When they have profit, yes. Is cash sufficient to pay bills? What is the cost of manufacturing each unit of product? Which product line is most profitable, so that the internal users can find out from the balance sheet. On the other hand, the external users, how my fund has been used, and also will the company be able to pay the debt? So will the company be able to pay its debt as they come due? Is the company earning satisfactory income? How does the company compare in size and profitability with its competitors? Yeah. I do not know what is me. What do we do? We do if they catch us. I don't know why this line is there, but basically it will also tell the external users. External users are people who are not part of the company. Basically, it will tell what is that if they want to become vendors, what is the chance of getting their payment? If they want to become investors, then what is the rate of return which they can earn? So the balance sheet or the books of accounts will give information about the working of the company. So this is the accounting process. So first is identification. So you select all economic events or transaction, then record, classify, and supply for preparation of accounting reports, and then
the users will interpret and analyze. So this is the process of the accounting cycle. So as I told you, all transactions have to be first noted in journal, which is known as journalization. Then they are posted in the respective ledger. From the ledger, these transactions are picked up for making trial balance. Now, trial is just a test. In case it is your debits and credits are not tallying, then you will do some adjustments to arrive at the adjusted trial balance. Only when your trial balance is adjusted, that means your credit and debit tally, will you make the financial statement. Okay. Then the closing entry, then post-closing trial balance, reversing entries if possible, and again the cycle will start. So your accounting cycle start by generalization. So each step is important, because if you don't do this, you will not be able to make the trial balance, and if you can't make the trial balance, you will not be able to make the final books of account, which is the balance sheet and the profit and loss and the income expenditure. Okay, so for what is post-closing trail balance? ट्रेल नहीं है, ट्रायल है, ये अलग, एक्चुअली स्पेलिंग गलत दिखे, इट इज ट्रायल बैलेंस. तो अगर मान लीजिए आपका ट्रायल बैलेंस में टैली नहीं हो रहा है कुछ, ओके, सो ट्रायल डेबिट और क्रेडिट आपने किया, इट इज नॉट टैलिंग. सो व्हाट यू विल डू, यू विल हैव टू डू सम ट्रांजैक्शंस टू टैली ना. सो फॉर एग्जांपल आपका कुछ पैसा है जो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ डालें, तो एक सस्पेंस अकाउंट होता है फॉर एग्जांपल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो आप उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हो. ओके, देन उसके बाद जब आपका यू पास दोज एंट्रीज एंड देन यू विल मेक द फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो देयर इज अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट व्हिच गोस टू ट्रायल बैलेंस, इज नॉट योर फाइनल बुक ऑफ अकाउंट्स. उसमें आपको काफी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं टू कम टू द फाइनल बैलेंस. सो दैट इज व्हाट इट इज. ओके, नाउ we look at classification and rules of accounting. जो हमने देखा, क्योंकि books of accounts जो है, it is shared by many people, it is referred by many people, so it should be written in such a way that it is standardized across. Okay, so there are some rules of accounting which you have to follow. So accounting में there are two kind of accounts. One is personal account and then there is impersonal account, which are real accounts and nominal account. Now, personal account are, as the name suggests, for which they represent people. People means entity. Personal account represent entities. तो मेरा एक vendor का account होगा, एक distributor का account होगा, right? So those are personal accounts. So elements are accounts which represent persons or organizations. Okay, so यहाँ पे example, कोई कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, XYZ, राम अकाउंट, ऑल सप्लायर्स अकाउंट और ऑल डेटर्स अकाउंट. सो दीज आर योर पर्सनल अकाउंट्स. देन यू हैव योर रियल अकाउंट्स. सो रियल अकाउंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच आर टैंजिबल इन नेचर. ओके, सो फॉर एग्जांपल एसेट ओन्ड, फर्नीचर्स, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, दीज आर योर रियल अकाउंट्स. And then finally you will have the nominal account. Nominal मतलब नाम का account. So it relate to expenses, incomes, gain and losses. So these are some nominal account. So salary payment, कोई bank charge, electricity, interest on loan paid, then interest on investment, sales account, rental income. So these are nominal accounts. So इसके rules भी होते हैं, सारे accounts के rules होते हैं. तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. तो अगर आप देखो यहाँ पे, जो हम यहाँ पे प्लस देख रहे हैं, प्लस मींस क्रेडिट एंड रेड माइनस मींस डेबिट. ओके, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो सैलरी पेमेंट इज एन एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, all these are expenses, and in case there is a loss you will put here. So debit all expenses and losses, credit all income and gains. तो ये वाले तो सारे देख रहे हैं आप, these are all income and gains.
So this is the rule for accounting of nominal account. Credit will definitely increase your capital. Debit will decrease your capital. So these are some rules of accounting. Personal account, debit the receiver, credit the giver. So जो मैंने आपको example दिया कि if I have a vendor who is supplying me with raw material, no, and I'm not paying him. So what I will do? I will credit him, no? I will credit his account and debit my account. So debit the receiver, credit the giver. So अगर आप बैंक में भी देखो, जब आप कैश निकालने जाते हो बैंक में, तो जब आप कैश जमा करते हो, who is receiving the cash? Cashier. हाँ, cashier is receiving the cash, no? Right? और आपके अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? आपने कैश जमा किया तो क्रेडिट होता है. Credit the giver. You have given the money to the cashier, so your account would be credited and the cashier's account would be debited. When you go to withdraw cash, cashier gives you the cash, right? तो आपका अकाउंट डेबिट होता है ना? डेबिट the receiver and credit the giver. Okay. Then real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account का हमने देखा. Nominal account, all expenses and losses are debited and all income and gains are credited. तो जो लोग बीकॉम कर रहे होंगे, बीकॉम ऑनर्स, उनके लिए तो ये बहुत बेसिक चीज है. You would like to add something? जो लोग बीकॉम कर रहे हैं यहाँ पे, शबनम is also doing बीकॉम, ना? शबनम, कलश. Yes, ma'am. Yeah, anything you would like to add here? These are the basic rules we have studied in 11th and 12th. Yes, these are the basic rule. अच्छा, बैंक में ये सब आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जस्ट टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग. बैंक में तो एज आई टोल्ड यू कि सब एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, यू विल हैव टू पास द ट्रांजैक्शंस, बट ये हमेशा बैंक में ये चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट. क्या बाकी चीजें तो सिस्टम टेक्स केयर, एवरीथिंग इज controlled by various programs and software, so that is not a thing. The only thing you'll have to remember is to ensure that your debit is always equal to credit. Now let us look at some complexity and off balance sheet item. Off balance sheet item क्या है जो कि आप balance sheet में नहीं लिखोगे? You can write it as note, but they will not be included in the balance sheet. So let us understand financial instrument. क्या हो सकते हैं financial instruments? Any idea? Financial instruments क्या होंगे? आपने कोई financial instruments देखा है? ये चेक तो सबने देखा होगा ना? Yes, ma'am. Yes, Huh? ma'am. So check is a financial instrument. So a contract that gives right to both financial asset of one entity, financial liability of another entity, right? So check है, for example, किसकी liability है? किसकी liability है ये? चेक, अगर आपने किसी को चेक दिया है, हमारी लाइबिलिटी होगी. आपकी liability है, और हम जो ले रहा है उसका एसेट होगा. उसका asset होगा. So financial instrument is a financial liability for someone and financial asset for anyone. So you can look at any type of financial assets. Even if you look at a bond, bond किसकी financial liability है? मैम जो बॉन्ड इश्यू कर रहा है, इश्यूअर की. हाँ, issuer की financial liability है,
आपके लिए वो एसेट है. So your IFRS standard 9 says an asset is that is cash, an equity instrument of another entity, a contractual right to receive cash or another financial asset, or to exchange financial asset or financial liability under potentially favorable conditions. So we have understood assets. The accounting standard also defines asset, anything of having value. So it can be described as a contract which will or may be settled in entities' own equity instrument and is a non-derivative from which the entity is or may be obliged to receive a variable number of entities' own equity instruments, a derivative that will or may be settled other than by exchange of a fixed amount of cash or other financial assets for a fixed number of entities' own equity instrument. Okay. But to understand, I think अभी तक हम asset समझ चुके हैं. Asset is anything which has value, where we have spent the money. So it can be anything which has a financial value. A liability is an obligation. Liability to define is something which has to be returned. So it's a contractual obligation to deliver cash or another financial asset to another entity, to exchange financial assets or financial liability under potentially unfavorable conditions, or a contract that will or may be settled in the entity's own equity instrument and is non-derivative for which the entity is or may be obliged to deliver a variable number of entities' own equity instrument. So ये बहुत this description is very technical. Basically, I hope that all of you have understood liability and asset. Any asset is something which is owned by the company, and liability is something which has to be paid back. So इतना technical definition में जाने की जरूरत नहीं है. We have understood assets and okay, this is important. What's the difference between financial asset and physical asset? Is there a difference? Financial asset में आप क्या क्या काउंट करोगे? कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट्स क्या होंगे और फिजिकल एसेट्स क्या होंगे किसी कंपनी के लिए? हम फिजिकल होंगे, जैसे मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया. करेक्ट करेक्ट. और फाइनेंशियल एसेट्स क्या होंगे? हम कैश हो गया या और इन्वेस्टमेंट्स हो गए? इन्वेस्टमेंट्स. कैश इन बैंक या आई एम सॉरी मैम, कैश इन बैंक और चेक्स वगैरह और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह. मैम लोन्स वगैरह. या और बैंक के ज्यादातर एसेट्स हमने देखे फाइनेंशियल एसेट्स हैं. बैंक के फिजिकल एसेट्स या फिक्स एसेट्स काफी कम होते हैं. कम होती है. बैंक के ज्यादातर एसेट फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं which are the loans and the investment which the bank has done. Yes, ma'am. So financial asset can be any kind of investment or cash. So unique only to assets, so cash and equity instrument of another entity. So आपका जो investment है in another company is also a asset. So contract that will or may be settled in the entity's own equity instrument or is a derivative that will or may be settled other than by the exchange of a fixed amount of cash or another financial assets for a fixed number of entities' own equity instrument. So anything which will get value is a asset or a financial asset here. So we've seen this when we're looking at financial instruments or financial markets. So conditions, we understood contract. Contract is an agreement where two people have agreed. They can be an uncertain, will or may be settled in the entity's own equity instrument.
So basically it means that, you know, derivatives sometimes also can be assets of the company. So it's a contract. A derivative we have understood is a financial contract, will or may be settled. So uncertain condition. So it will be settled in a entity's own equity instrument other than by exchange of a fixed amount of cash or other financial assets. So rather than settling it in any other way. So ये आपने तो कभी फिल्म में भी देखा होगा कि rather than giving cash, people say, no, I'll give you equity of my company. मैं आपको अपनी कंपनी में हिस्सा दे दूंगा. So that is, you know, it is settled in the equity of the company rather than in cash or other financial asset. So the settlement objective is fixed number of entities own equity instrument. So assets and liability. So asset is a contract to receive, a contractual right to receive cash or another financial asset. Whereas financial liability is a obligation to deliver cash or another financial asset to another entity. Asset, exchange financial assets or financial liability under potentially favorable conditions. Exchange financial asset or financial liability under potential unfavorable conditions. So liability is anyway an obligation, no? Financial assets, it's obliged to receive a variable number of entities' own equity instruments. However, financial liability will be obliged to deliver a variable number of entities' own equity instrument. So जो देना है वो liability है, जो receive करना है वो asset है. मैम फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन से क्या मतलब है? अच्छा, आपको कब अच्छा लगता है, जब आपको पैसा मिलता है या पैसा देना होता है? मैम मिलता है. So same, no? Potentially favorable conditions. When I'm getting something, it is favorable. When I have to pay something, it is unfavorable. Okay, ma'am. So cash and equity instruments of another entity are only unconditional assets. So anything of value is a financial asset. हमने देखा financial instrument, financial asset is gives rise to both financial asset of one entity, financial liability of another entity. So off balance sheet item, off मतलब कि balance sheet में नहीं है. Okay, so off balance sheet items is a term for asset or liability that do not appear on company's balance sheet. ये कंपनी की बैलेंस शीट पे नहीं दिखते हैं. अब क्यों नहीं दिखते हैं? Because they are not owned by a direct obligation of the company. So these off balance sheet items are not recorded on the balance sheet of the company. There are still assets and liability of the company. तो अगर किसी कंपनी में किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया फॉर एग्जांपल, then it can be a off balance sheet item. So example यहाँ पे दिया हुआ है, company has a line of credit of $5 billion with an international bank. Line of credit क्या है? Line of credit है कि कंपनी लोन ले सकती है. Okay. So for example, the line of credit comes with a financial convenience. मतलब ये condition है कि ये लोन कंपनी तभी ले सकती है अगर कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो इज 0.5%. डेट मतलब लोन है, इक्विटी मतलब खुद का पैसा है. तो अगर कंपनी के पास खुद का पैसा कम है तो ऑब्वियसली अनस्टेबिलिटी कंपनी की बढ़ेगी. इन दैट केस दिस लाइन ऑफ क्रेडिट विल not be given to them. This loan will not be given to them. मैम हाँ मैम लाइन ऑफ क्रेडिट का मींस मैम मैक्सिमम अमाउंट जितना लोन ले सकती है. हाँ हाँ, तो क्या करते हैं ना, बैंक जो है अपने कस्टमर्स को, देखो हम बैंक का बिजनेस हमने समझा ना, बैंक का बिजनेस क्या है कि इफ दे डोंट लेंड दे विल नॉट मेक एनी मनी. तो इसलिए ना बैंक जबरदस्ती जो जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होती है उनको बुला बुला के लोन देता है.
ओके, तो अब यहाँ पे कंपनी अच्छी है, तो कंपनी के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको कभी भी 5 मिलियन का लोन चाहिए आप आके ले लेना, बट कंडीशन है कि आपका डेट इक्विटी रेशियो शुड बी 0.5, राइट, और लेस देन 0.5. Now, अब कंपनी को wants to buy a new machinery, but the company does not have cash to make this new purchase. If the company does not have to have the cash, what option does it have? हम डेट करके ले लेगा. डेट करके ले लेगा, पर डेट करके ले लेगा तो उसका डेट बढ़ जाएगा और डेट इक्विटी रेशियो विल इंक्रीज एंड thus the line of credit convenient will be reached. तो हमने यहाँ पे देखा ना, that the convenient is that it should be 0.5. डेट इक्विटी रेशियो 0.5 होना चाहिए, मतलब डेट ऊपर है इक्विटी नीचे है. अगर डेट बढ़ेगा तो ये रेशियो भी बढ़ेगा ना, तो ये रेशियो बढ़ेगा तो बैंक को लोन देगा नहीं. अब इसको बचाना है, अभी कंपनी क्या करेंगी? So company has to find another way to buy the machine. मैम, क्या मैम बैंक एक बार में किसी कंपनी को कितना अमाउंट लोन दे सकता है? मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कुछ होगी ना मैम? कितना मैक्सिमम वैल्यू ऐसा कुछ डिसाइड नहीं होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस, इट डिपेंड्स आल्सो ऑन द बैंक्स इंटरनल पॉलिसी. और अगर मैम जैसे कंपनी ने लोन लिया और मैम वो बैंक को पे नहीं कर पाया, तो मैम वो बैंक उस कंपनी को सील कर देगी ना? सील तो नहीं कर सकती, मतलब देयर आर वेज ऑफ यू नो एसेट्स बेच के रिकवर कर. हाँ, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, यू नो, मतलब इट इज नॉट एज सिंपल कि कंपनी को लोन दिया बैंक ने और बैंक जाके कंपनी को सीज कर दे, ऐसा नहीं होता है. पहली चीज है कि बैंक जब भी किसी कंपनी को लोन देती है, बैंक इंश्योर्स दैट मनी कम्स बैक. तो ऐसा बहुत कम होता है. हाँ, कभी कभी गवर्नमेंट प्रेशर में ये काम होता है कि यू नो कंपनी के क्रेडेंशियल्स देखे बिना ही बैंक उसको लोन दे दे. यूजुअली ऐसा नहीं होता. पहले से ही सिक्योरिटी ले लेती है. हाँ, करेक्ट. आइडियली ऐसा होना चाहिए, बट आई नो व्हाई योर क्वेश्चन इज कमिंग, क्योंकि ऐसे ही इंडिया में हमारे एनपीएस बहुत हाई है, ऐसी कंपनीज बहुत हैं जिन्होंने पैसा लेके वापस नहीं किया है, बट इतना इजी नहीं होता कि बैंक उसको रिकवर कर पाए. देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज, हाउएवर द सिस्टम इज ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, बट ऐसा इतना सिंपल होता नहीं है, नो, क्योंकि बैंक ने लोन लेते टाइम, अगर यू नो इंग्लिश में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ओके, तो अगर बैंक ने प्रिवेंशन पे काम नहीं किया है तो क्योर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन मैम अगर कोई कंपनी लोन ले रही है तो मैम वो कंपनी श्योरिटी भी तो देती है, कोई गारंटी भी तो देती है प्रूफ की कि हम आपको आपका पैसा रिटर्न कर देंगे बैंक को. करेक्ट. गारंटी के साथ साथ बैंक उनसे कहता है कि यू कीप सम एसेट विद अस. तो जैसे मशीनरी के लिए लोन खरीदा इस केस में जैसे है, तो बैंक विल से यू गिव अस द राइट टू सेल योर मशीनरी इफ यू डोंट रीपे. तो बैंक ऐसा करता है, या तो मैम उस कंपनी के पेपर्स आप बैंक में वो रखवाओ, देन आप लोन लो, ऐसा कुछ भी. हाँ, मतलब कोई श्योरिटी होनी चाहिए. यस मैम, कोई एसेट होना चाहिए. नहीं, आप देखो नॉर्मल उसमें भी अगर यू नो आप और आपकी बहन की लड़ाई हो गई है और आपकी बहन आपसे कुछ चीज मांगती है, तो आप एक कंडीशन रख देते हो ना. वैसे चाहे आप दे दो, पर आपकी बहन भी मांगेगी तो यू विल टेल कि ओके यू नो इफ यू वांट टू यूज माय स्केच पेन्स, अपना पेन मुझे दो. नो, घर में भी हम लोग ये ट्रांजैक्शन करते हैं. तो आइडियली बैंक को तो ये करना चाहिए, बट कई बार नहीं, इतना सिंपल नहीं होता है, and it doesn't happen. So that is a point of discussion in some other forum, but yes, in a lot of cases the bank has the right to take the asset of the company if the company is not paying. Yeah, to answer your question, हाँ, बैंक के पास कई बार बैंक जो है अपने फेवर में चार्ज बनवा लेती है. in the case the company does not pay, the bank has the right to take their machinery and their assets. Anyways, coming back, now इस कंपनी को जो है लोन तो चाहिए, बट मशीनरी के लिए लोन नहीं ले सकती. तो व्हाट दे डू इज द कंपनी क्रिएट्स अ सेपरेट एंटिटी दैट विल परचेज द इक्विपमेंट एंड देन लीज इट टू द कंपनी वाया ऑपरेटिंग लीज. लीज अभी किसी ने पूछा था, लीज का क्या मतलब है? लीज का मतलब उधार पे देना. जब आप उधार पे देते हो कोई चीज, सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग के घर में जो शादियां होती हैं, तो जो बर्तन आते हैं वो हम लोग खरीदते थोड़े ना है, वो लीज पे आते हैं. वो हम लोग 4-5 दिन रखते हैं और उसका किराया देते हैं, वो लीज है. यस.
So this is how it is managed. एंड मैम जैसे कभी बैंक को पैसा चाहिए होता है तो मैम जैसे वो आरबीआई या मैम दूसरे बैंक से रिफर करता है तो मैम कभी वो कंपनी के इन्वेस्टर से भी रिफर करता है जब उनको पैसे चाहिए होते हैं? नहीं, डायरेक्टली कभी नहीं करेगा, कंपनी के इन्वेस्टर से कर सकता है। जो हम डिपॉजिट रखते हैं वो क्या है मैम? वो जो हम लोग डिपॉजिट्स रखते हैं मैम वो होते हैं जो हमको पे करना होता है, सॉरी जो हमको मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं हम उसमें। तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा तो हम बैंक को ही दे रहे हैं ना। Yes, बैंक ma'am. स्पेसिफिकली आके बोलेगा नहीं कि मुझे पैसा दो, बट जो डिपॉजिट में हम लोग पैसा रखते हैं वो तो डिपॉजिट हमारा ही पैसा है ना, वी आर लेंडिंग आउट टू द बैंक। यस मैम। Right? Yeah, so coming back to this. So company creates a separate entity that we purchase the equipment and then lease it to the company ABC by an operating lease. तो ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम हो गया, क्योंकि ये जो मशीन है, जो मशीनरी है वो एबीसी की नहीं है ना, एबीसी की मशीन नहीं है, तो ये अपने एसेट में नहीं दिखा सकते, ये उन्होंने दूसरे नाम पे खरीदी है ना, तो ये इनका ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। सो दिस वे द कंपनी, या तो मैम जो सेपरेट एंटिटी हुई उससे उसके लिए उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता होगा कि मतलब अगर मशीनरी हम आपकी यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लीज है ना, लीज है ना, ऑपरेटिंग लीज। So lease is an agreement for using somebody else's assets. So this way the company has virtually complete control and responsibility of the machinery, and the separate entity receives monthly amounts for the leases. So here कंपनी को ये अपने बैलेंस शीट में दिखाना नहीं पड़ रहा है, so the company used off balance sheet financing to acquire an asset without having to record the transaction as such on the balance sheet. So the company need not record the additional debt on its balance sheet, does not record an increase in the assets in the balance sheet because it does not legally owe the equipment. So ये वाला जो ट्रांजैक्शन है वो कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। However, इसमें एक्सपेंडिचर होगा, ऑब्वियसली इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा because the company will be paying lease, so only records its monthly lease expense on its income statement, and this is known as off balance sheet financing. So to define, using the company used off balance sheet financing to acquire an asset without having to record the transaction as such on the balance sheet. Okay, so that is about the balance sheet we have read. Now मुझे पता है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो गया था, डाउनलोड हो गया है, एंड सम ऑफ यू आर नॉट कॉमर्स ग्रेजुएट, सो आपको काफी चीजें शायद समझ में नहीं आई हो, बट अगर इफ यू हैव अंडरस्टूड एसेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एसेट्स में हम क्या क्या डालते हैं, लायबिलिटीज में हम क्या क्या डालते हैं, डेबिट और क्रेडिट हमेशा हमारा इक्वल होना चाहिए, हर ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है, डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट, अगर इतना आपको समझ में आ गया है बैंक के लिए इतना अकाउंटिंग काफी है, ठीक है। इससे ज्यादा इफ यू वांट टू लर्न मे बी या यू हैड अ क्वेश्चन। यस मैम ये जो ऑफ बैलेंस शीट मैम आपने बताया, मैम इसमें जो हम पैसे देंगे मैम जो लीज पे लिया है तो हमें मंथली कुछ पे करना पड़ेगा? हाँ, तो वो इनकम में आएगा ना आपके, इसमें दिखा रहे हैं ना, हाँ दिखाएंगे ना, इनकम स्टेटमेंट में दिखाएंगे ना, इनकम स्टेटमेंट विल रिकॉर्ड इट। मैम इसको बैलेंस कैसे करेंगे मैम? हमारे एसेट में तो कुछ इंक्रीज नहीं होगा। हाँ, एसेट में इंक्रीज नहीं होगा, एसेट में आपका इंक्रीज नहीं होगा, आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, तो आप इसको अगर आपने पे नहीं किया है तो अकाउंट पेबल में दिखाएंगे। यस मैम। एसेट तो आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, जिससे बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसका सिर्फ एक्सपेंस दिखाएंगे, तो वही तो दिखा रहे हैं ना, यू डोंट नीड टू शो इट इन द बैलेंस शीट बिकॉज यू हैव नॉट, द एसेट्स हैव नॉट इंक्रीज्ड। यस मैम। मैम तो ये हमारी लायबिलिटी हुई मैम कि हमें पे करना है इतना। हाँ, तो वो आपकी, हाँ वो आपका एक्सपेंस हुआ, करेक्ट। तो मैम एसेट्स में तो हम शो करेंगे नहीं कि हमारा कोई एसेट है।
तो मैम एसेट तो है नहीं। एसेट्स का जब वो, यस मैम, तो फिर वो इक्वल वाला मैम कॉन्सेप्ट उसको कैसे वो करेंगे कंप्लीट? ओके, इक्वल वाला कैसे करेंगे? अगर आपकी ये लाइबिलिटी है तो इसको आपको पे करने का क्या तरीका? ये तो आपने पे कर दिया है तो आपका कैश कम हो जाएगा, राइट? या फिर आप इसको लाइबिलिटी में एज अकाउंट पेबल दिखा देंगे, जैसे हम किसी भी और लाइबिलिटी को दिखाते हैं ना। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यू नो वो क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल आया, ठीक है? तो रॉ मटेरियल में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल में हम अकाउंट पेबल में दिखा देते हैं ना कि दिस विल बी अवर एक्सपेंडिचर। अकाउंट पेबल में दिखाएंगे ना, अकाउंट पेबल आपकी क्या बोलते हैं, अकाउंट पेबल आपका एक लाइबिलिटी हो गया ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी में कोई एसेट तो है नहीं आपका, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है, तो ये वैसे ही एक लाइबिलिटी है आपकी। इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, ये एक एक्चुअली रेंटल लाइबिलिटी है ना आपकी। यस मैम, रेंटल लाइबिलिटी। मैम ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। यस यस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालेंगे। Okay, so see, we have still have half an hour left. So we have two options. We can have a question answer session on accounting, जितना भी हमने पढ़ा है, but I necessarily want it to be a question answer session. Don't expect me कि मैं जो कल आपको बताया था वो मैं फिर से आपको बताऊंगी. But what I can definitely do is answer your question. So हमारे पास आधा घंटा है, हम इस टॉपिक को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं. But the condition is you will have to ask me questions. Okay? Or otherwise I can start with a new topic. So I'm giving you 2 minutes to think. You tell me what should I do? Should I start with a new topic or you want more discussion on this? No, I want it as a discussion. I don't want it as a monologue कि मैं बोलती जा रही हूँ और आप सुन रहे हो. वैसा नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि फिर तो उतना ही समझ में आएगा जितना कल समझ में आया था. ज्यादा समझने के लिए आपको बोलना पड़ेगा. So the forum is open for discussions. I will be more than happy to discuss whatever you have not understood. और अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चंस नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो देन आई विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक. सो टेक 2 minutes टू थिंक. इन द मीन टाइम मैं देख लेती हूँ कि कौन सा नया टॉपिक मुझे करना है. 2 मिनट आप सोच लीजिए कि आपको इसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं या दूसरे टॉपिक के लिए आप तैयार हैं, एंड देन वी विल वर्क अकॉर्डिंगली. बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग देयर हैज टू बी अ डिस्कशन. इट कैन नॉट बी थ्रू ओनली मी स्पीकिंग. Okay, so if you don't want any discussions, can we do some aptitude? तो पिछली बार हमने I think percentage किया था या profit and loss किया था, क्या किया था? We had done something ना? percentage किया था. तो आज हम profit and loss करें. We have about half an hour left. तो हम profit and loss के questions कर सकते हैं. If all of you have a pen and paper, we can do some of the profit and loss questions. बताइए. मैम. हाँ मैम, कॉल एंड शॉर्ट नोटिस बता दीजिए. कॉल एंड शॉर्ट नोटिस. यस मैम. शॉर्ट नोटिस ही होता है नोटिस मनी. कॉल एंड नोटिस मनी. तो ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है और मनी मार्केट में सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन पार्टिसिपेट. ओके,
अब कई बार ऐसा होता है कि बैंक को पैसे की जरूरत है शॉर्ट टर्म के लिए, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, तो Yes, ma'am. द बैंक कैन बोरो फ्रॉम अनदर बैंक, ठीक है। तो उसको हम कॉल और शॉर्ट नोटिस कहते हैं। तो ओवरनाइट से लेकर 15 दिन की बोरोइंग को हम कॉल एंड शॉर्ट नोटिस मनी कहते हैं। सो बेसिकली टू डिफाइन call and notice money is a short term borrowing by the bank. Okay, ma'am. Yeah, anything else? In the meantime, let me check if I have, we can do our okay, so if you don't have any questions, then I will, I'm populating profit and loss questions, और वो करते हैं हम थोड़ा देर। Any other suggestion anybody has? भाई बोलो। यस मैम, मैम आज करा दीजिए एप्टीट्यूड मैम, फिर आज पढ़ेंगे तो मैम कल पूछ लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो एप्टीट्यूड करते हैं। ओके, बाकी लोग की आवाज मुझे नहीं सुनाई देती है। बाकी लोग, आर यू गाइस देयर? सो फॉर एग्जांपल स्वाति, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. शुभम की बीच बीच में सुनाई देती है। अभी शुभम की काफी दिन से सुनाई नहीं दी है। शुभम, यू आर डूइंग ओके? आप रिकवर कर गए हो? कवर कर गया हूँ, हाँ मैम। ओके, गुड। एक्चुअली हम घर पे 7 को शादी है ना, इसी वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए आवाज भी नहीं आ रही है। सुरेंद्र कुमार इज न्यू, आपकी आवाज कभी नहीं सुनी है मैंने। सुरेंद्र, आपका क्या बैकग्राउंड है? मैम एमएससी के हैं। एमएससी किया हुआ है आपने? किस सब्जेक्ट में? जूलॉजी मैम। हाँ, जूलॉजी। जूलॉजी। ओके। कलश की आवाज आती है। हाँ, आई एम सॉरी। प्रेजेंट टाइम में मैम अकाउंटिंग काम कर रहे हैं। अच्छा, अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो जो हमने अकाउंटिंग पढ़ी वो आपको कुछ समझ में आई या कुछ सेंस बनाया उसने आप? जी 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 जी, सब पे काम किए हैं मैम। इसमें कितना आपने पढ़ाया है, इसी पे काम ही कर रहे हैं। बैलेंस शीट पे पूरा। बैलेंस शीट पे काम। आप कहाँ काम करते हैं? कहाँ, किस सिटी में बेस्ड हैं आप? हम लखनऊ में मैम। अच्छा, आप लखनऊ में ही हैं। वनम मोटर्स काम कर रहे हैं? वनम मोटर्स कंपनी है एक, उसी में मैम भी। तो अभी तो वर्क फ्रॉम होम होगा आपका भी कि जाना पड़ता है? नहीं, अभी घर पर ही है मैम, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। तो प्राची तो ठीक है। शबनम, समटाइम्स आई हियर यू। सौम्या, आई हियर यू। शक्ति आल्सो। शुभम की आवाज आजकल कम आ रही है। Yes, ma'am. शादी है। ओके। स्वाति श्रीवास्तव की नहीं आती है ज्यादा आवाज। एनीवेज, तो मेरी आएगी मैम, बस 1-2 दिन बाद। ठीक है, ओके फाइन। तो चलिए हम लोग एप्टीट्यूड कर लेते हैं अभी। तो ये सिंपल है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये बचपन में हम लोग ने पढ़ा था क्लास 5th 6th में। सिंपल फॉर्मूला है, योर प्रॉफिट इज व्हेन योर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन योर Higher than the cost price. एंड लॉस इज व्हेन But योर the cost price is higher than the selling price. हाँ, करेक्ट। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज निकालने पे आते हैं। सो परसेंटेज इज एनीवेज आउट ऑफ 100, और कभी कभी आपको प्रॉफिट दिया होता है और आपको सेलिंग प्राइस निकालना होता है। Yes, ma'am. तो इसका सिंपल फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस
100 divided by 100 plus gain percent into SP. Yes. And selling price is मैम 100. जब कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तब एसपी से मल्टीप्लाई करेंगे, जब सेलिंग प्राइस निकालना होगा तब कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो एक ही चीज तो दी होगी ना आपने। हाँ, यस मैम, राइट, एक ही चीज दी होगी। जब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज। एंड मैम जब गेन होगा तो तब ऐड होगा, जब लॉस होगा तो तब सब्ट्रैक्ट होगा। राइट, यस मैम। तो ये तो बता दिया, प्रॉफिट इज व्हेन selling price is more than the cost price. Loss is when selling price is less than the cost price. Profit earned by selling is 25%, then SP is equal to 125% of CP. तो ये वाला फॉर्मूला हमारा आ जाएगा ना, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। And if article is sold as a loss, then दूसरा वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली। आपको कॉस्ट प्राइस दिया होगा तो एसपी निकालना होगा, या फिर आपको यू नो इट विल बी सेट कि इतने आर्टिकल्स इतने में बेचे तो कितना प्रॉफिट हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो बेसिकली फॉर्मूलाज यही है। शुरू करते हैं। सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल। डू इट ऑल ऑफ यू, प्लीज डू इट। सब लोग प्लीज अपना पेपर पेन, टाइम मत वेस्ट करिए, अपना पेपर पेन निकाल के जितने भी हम लोग 5 कर पाएंगे या वॉट एवर वी विल बी एबल टू डू, लेट अस ट्राई टू कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पे लॉस हुआ है, बहुत सिंपल है। गिविंग यू 2 minutes टू कंप्लीट इट फास्ट। मैम मैम एक्सक्यूज मी मैम, फॉर्मूला दिखा दीजिए तो मैम फॉर्मूला लिख ले एक बार। फॉर्मूला लिखना है आपको? अच्छा, 1 मिनट। यस मैम, एक बार मैम आइडिया हो जाएगा ना। 250। शुभम का आ गया मैम? मेरा भी आ गया मैम, 250। इजी है, इसमें तो कुछ खास नहीं है वैसे। हो गया? Should I populate the question now? यस मैम। जिन लोग ने पहला वाला कर लिया है वो कैन दूसरा, दे कैन स्टार्ट डूइंग द सेकंड। आंसर्स नहीं दिख रहे हैं आपको, बट यू कैन स्टार्ट डूइंग इट।
हो गया? Have you been able to do it? मैम पॉइंट में आंसर आ रहा है। ओके, 1 मिनट, इसमें भी पॉइंट नहीं है मैम 75.66 समथिंग। हाँ तो हाँ ठीक है, करेक्ट मैम सेकंड वाला। हाँ राइट। तो कितने लोग के हो पाए दोनों? मैम सौम्या। सौम्या, ओनली सौम्या। प्राची? मेरा भी हो गया मैम। मीनाक्षी 5.65। मीनाक्षी ओके, या 75.65। और सो फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स आई विल सॉल्व इट। तो इसमें वैसे सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पे तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लॉस हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है? वी हैव बीन गिवन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज 200 रुपीज एंड लॉस इज 20। तो हमने देखा ये कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे हमको। तो हमको यूज करना है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस द लॉस परसेंटेज। तो कितना लॉस हुआ है? 20 लॉस हुआ है, और हमको दिया गया है ये सेलिंग प्राइस दिया गया है। सो इनटू, एक्चुअली ये ब्रैकेट में होगा, इंटू 200, क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस दिया गया है। ओके, एंड दैट विल गिव यू द आंसर। तो ये 80 हो जाएगा, 100 बाय 80 इंटू 200। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 250, जो कि आ गया है ना आपका। कितने लोग का आ गया? 250 आ गया है ना। ओके गुड। एनीबॉडी जिसको ये समझ नहीं आया? एनीबॉडी हु इज नॉट एबल टू डू दिस सम? हाँ, आई एम सॉरी अभिनव, सबका हो गया ना? यस मैम। ये सिंपल है, तो कुछ टेक्निकल नहीं है, सिंपल है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन। So next one is trader expects a gain of 15% on his cost price in a week. मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। वो किया नहीं है अभी तक। 1 मिनट। अरे मैम वो स्क्रीन नहीं आ रही है ना मैम, वो क्वेश्चन। ओके, एक मिनट रुकिए, मैं शेयर करती हूँ। कुछ लोग का हो गया था, इसलिए मैंने शायद हटा दिया था। एनीवेज, यस मैम। सो अ ट्रेडर expects a gain of 15% on his cost price. In a week, his sale is 580. What would be his profit? So 580 75.66. Yeah, right. So हमारी ये हमारा क्या है? ये सेल प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ है, राइट? तो ये करेक्ट। सो यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस भी दिया है। तो सेलिंग प्राइस हमारा 100 plus 15 into 580। ये सॉरी 580 है हमारा सेलिंग प्राइस। सॉरी, सेलिंग प्राइस हमारा 480 है। हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है? मैम जीरो। मैम कॉस्ट प्राइस निकालना है हम लोग। मैम हमको सेलिंग प्राइस। करेक्ट। सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। यस तो मैं सिर्फ इक्वेशन बना रही हूँ, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। वो है सिर्फ कॉस्ट प्राइस प्लस 0.15। अब ये 0.15 कैसे आया? एनीवन? ये 0.15 कैसे आया? 0.15 इज द टोटल प्रॉफिट इज लुकिंग एट।
अगर 100 रुपए का सामान बेचता है तो उसको 0.5 पैसा वो चाहिए, मतलब 15%, 15 रुपीज उसको प्रॉफिट चाहिए। ओके, तो इसको आप 580 को डिवाइड करेंगे बाय 1.15 से, राइट। तो x की वैल्यू आ जाएगी, नाउ दिस इज, हाँ, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आई? हाउ मच डिड यू गेट इट? मैम 504.34। 504.34। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है प्रॉफिट निकालना है। हाँ, राइट राइट। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। मैम एसपी हमारा 580 दिया हुआ है एंड सीपी 504। करेक्ट करेक्ट। तो ये आंसर आ जाएगा आपको 75.66। यस। इसको हम शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। शॉर्टकट क्या होगा इसका? 100 डिवाइडेड बाय 115 प्लस 100 इंटू 580। यस, इंटू 580 से वो आ जाएगा आपको फॉर्मूला, और फिर यू कैन गेट इट। ओके, प्रॉफिट इज एनीवेज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। So let me share the next question with you. So okay, so I'm showing you two questions and giving you 4 minutes. हो जाएगा 4 मिनट में दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे? Okay, take 5 minutes for both the questions. Question number 3 and 4 करने के बाद नहीं बोलना है, दोनों करने के बाद दोनों आंसर साथ में बोलना है। So do question number 2 and 4 together and let me know. मैम थर्ड वाले का 500 and 550। यस मैम। और और सेकंड फोर वाले का 50%। करेक्ट करेक्ट। कितने लोग का आ गया? मेरा हम थर्ड आगे फोर्थ वाला कर रहे हैं। थर्ड आ गया, फोर्थ नहीं आया है। ओके, करो कोशिश करो फोर्थ वाला। टेक 2 minutes do it. हम दोनों हो गया। ओके, गुड। तो ये तो बहुत सिंपल है। 540 में बेचता है तो उसको 10% का लॉस होता है, राइट? तो सॉरी, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? इसका कॉस्ट प्राइस सिंपल होगा 500
divided by 90 will be the selling price. ये 90 कहाँ से आया? 100 minus 100 minus 10. 10, right? Yes. So selling price कितना आ जाएगा selling price इससे? मैम 500. ये 500 कैसे आएगा? सॉरी नहीं मैम into मैम 550. 500 आया है. सेलिंग प्राइस 550 है. हाँ, पर वो तो 10% गेन के लिए है ना. पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि लॉस कितना हो रहा है, मतलब मैम इसमें सेलिंग प्राइस जो लॉस वाला है उसमें सेलिंग प्राइस 450 है. हाँ करेक्ट. नहीं सॉरी, मैंने ये गलत लिखा है. 500 सॉरी 500 ये 450 है ना. सॉरी 450 by 90 तो हमारा सेलिंग प्राइस सिंपल आ गया 500 रुपीज. 10% का प्रॉफिट करना है तो इसमें 10% ऐड कर देंगे. तो ये तो मेंटली भी हो सकता है. तो आंसर इज सी, which is 500 and 550. सबका आ गया? यस मैम आ गया. यस मैम. मैम बस फोर्थ वाला नहीं समझ में आ रहा है. ओके अभी इसमें क्या दिया हुआ है? 1 मिनट. ओह सॉरी. So इसमें दिया हुआ है a merchant sells 30 meters of cloth and gains selling price of 10 meters. Find the gain percentage. Okay. तो इसका सबसे पहले हमको ये इक्वेशन आएगा कि रुको, ये इसमें क्या दिया है हमको? वो 30 मीटर कपड़ा बेचता है एंड ही गेन्स 1 minute, sorry. Okay, so the information we are given is he gains profit of 10 meters of cloth. तो इसमें प्रॉफिट क्या है? SP माइनस CP. ठीक है. अभी हमारा SP माइनस CP किसका है? 30 मीटर्स का है. ये दिया है ना 30 मीटर्स. 30 मीटर्स का SP माइनस CP ऑफ 30 मीटर्स. हम SP माइनस CP को ब्रैकेट्स में कर देंगे. ठीक है. मैम ये 30 मीटर पहले भी लगाया आपने एंड देन मैम बाद में भी. नहीं 30 मीटर्स ऑफ SP. यस मैम. तभी तो उसको प्रॉफिट होगा. 30 मीटर ऑफ SP इज इक्वल टू 30 मीटर्स ऑफ CP. ओके मैम. Okay, so he is saving 10 meters of clothes. He is saving 10 meters. So basically it means that selling price of 30 meters is equal to cost price of 20 meters. यहाँ पे 10 meters ज्यादा है ना इससे, right? तो the selling price of 20 meters no, the cost price of 20 meters is equal to selling price of 30 meters, right? So CP of 30 meters is equal to SP of 20 meters. ठीक है. तो so let's assume that
the cost of it is X. Cost of X. So cost price of 30 meters. 1 minute. Rather than so let us assume that is 10 so 100 rupees. 100 rupees is the cost price 1 meter, right? So cost price मैम डायरेक्ट निकाल लेंगे ना मैम, 10 का प्रॉफिट हुआ और सीपी हमारी 20 के बराबर है, इनटू 100 कर देंगे। करेक्ट करेक्ट। सो डायरेक्ट आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100। तो कितना प्रॉफिट आया? 50% प्रॉफिट आ गया आपका, राइट? 10 by 20 into 100 is 50% profit. So the answer is 50%, right? So here the selling price of 20 meter of clothes is the selling price of 30 meter of clothes, and therefore the profit the customer is going to make is 50%. किसी का नहीं आया है? कितने लोग का आ गया है? प्राची, you have got it, no? Yes ma'am. Prachi has got it. What about Abhinav? मैम आ गया है। आ गया है। So किसी का नहीं आया वो बता दो, because we can look at it in a different way. मैम पहले नहीं है मैम, बट अब आ गया समझ में। सौम्या, मीनाक्षी का तो आ गया होगा। मैम आ गया समझ में। आ गया मैम। यस आ गया मैम। ओके। या बाकी शबनम, सौम्या तो हो गया होगा। सुरेंद्र, स्वाति, ये सब हो गया। I think we just have time for this much. Maybe when time permits, we'll do it again sometime. But you know, profit and loss आप अपनी 10th की book से भी revise कर सकते हैं. Now why we are doing it? Because some of the banks, before even private sector banks, have an aptitude test. तो उस लेवल का एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता है, IBPS के लेवल का एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता है. इट इज सिंपलर, बट ये जो बाकी ये एटलीस्ट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज जो हमने लास्ट टाइम किया था, ये हमको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए. तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 10th की बुक उठा के थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है. मैम ये जो आप क्वेश्चंस करा रही हैं मैम, इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड में? हाँ, इसी लेवल के ही आने चाहिए. प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो इसी लेवल के आते हैं, इससे इजी भी आ सकते हैं. और जरूरी नहीं है कि हर बार आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो भी. ओके मैम. तो एनीवेज वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटी, क्योंकि हमका सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू गेट अ जॉब इन द बैंकिंग सेक्टर. तो जो भी हर्डल्स हैं वी विल हैव टू क्लियर देम. तो कभी कभी एप्टीट्यूड का टेस्ट भी होता है, तो अगर होगा वी शुड बी एबल टू क्रैक इट. Okay, so we'll end the session here today, but my request is कि थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा क्वेश्चन और डिस्कशन होगा, तो our understanding would be better. And probably tomorrow I will prepare a quiz for you know accounts. तो देखिए आपको accounts कितना समझ में आया है. नहीं समझ में आएगा तो probably it will give me a you know measure of your understanding. तो कल थोड़ा सा हम लोग अकाउंटिंग का क्विज करेंगे, उसके बाद रेशियोस शुरू करेंगे. ठीक है? ओके मैम. चलो बाय बाय. ओके ओके मैम, थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.